आदाब नाजरीन, रात के 9:30 बज रहे हैं। खास प्रोग्राम अब तक के साथ में हूँ आसिफ रशीद, गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर और पहलगाम हमले के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारी नज़र रहेगी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी रही, सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बुरी तरह मुतासिर हुए, आबी मुआहिदा मुअत्तल करना पड़ा और इस तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें शायद बेहतर हों, इसके आसार बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन शुरुआत उस खबर के साथ जिस पर सबकी नज़रें इस बात पर भी हैं कि भारत का अब बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पार्लिमानी जमातों का जो वफद है, मुख्तलिफ वफूद होंगे, वो कल गैर मुल्की दौरे पर भारत से रवाना हो रहे हैं। दारुल-हुकूमत दिल्ली से 21 मई से 5 जून तक 33 ममालिक का दौरा 50 से ज़्यादा सियासतदानों पर मुश्तमिल ये टीमें करेंगी और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी सिफारती हिमायत हासिल करने के लिए तश्कील दी गई 7 पार्लिमानी टीमें जो 21 मई से 5 जून तक 33 ममालिक का दौरा करेंगे और इन टीमों में शामिल 51 सियासतदान और 8 सफारतकार जो आलमी दहशतगर्दी के ढांचे और पाकिस्तान में मौजूद उसके हामियों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का काम करेंगे। सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर जो मौजूदा वक्त में उनकी क़यादत में पहला ग्रुप 23 मई को बहरीन, 25 मई को कुवैत, 27 मई को सऊदी अरब और 30 मई को अलजायर का दौरा करेंगे। ग्रुप के दीगर अरकान में बीजेपी के निशिकांत दुबे, बीजेपी के फांगून कोनियाक, बीजेपी के रेखा शर्मा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी नामजद हैं और सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आज़ाद भी इस ग्रुप का हिस्सा होंगे जो इन ममालिक में जाएगा। साबिक खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला भी इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। बीजेपी के डॉक्टर रविशंकर प्रसाद की क़यादत में दूसरा ग्रुप 25 मई को फ्रांस, 27 मई को इटली, 29 मई को डेनमार्क, 1 जून को बरतानिया और 5 जून को जर्मनी का दौरा करेगा। ग्रुप के दीगर अरकान में बीजेपी के डॉक्टर डी पुष्पेंद्र शूरी और शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे, इसके अलावा गुलाम अली खटाना, कांग्रेस के डॉक्टर अमर सिंह, बीजेपी के सुमेघ भट्टाचार्य और एमजे अकबर भी इस ग्रुप का हिस्सा होंगे और पंकज सरन भी इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। जनता दल यूनाइटेड के सदर संजय झा की क़यादत में तीसरा ग्रुप 22 मई को जापान, 24 मई को जनूबी कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया का दौरा करेगा। ग्रुप के दीगर अरकान में बीजेपी के अपराजिता सारंगी, तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान, बीजेपी के ब्रिजलाल, भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजलाल, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटाइस, बीजेपी के प्रधान बरोवा, इसके बीजेपी के हिमांग जोशी और सलमान खुर्शीद शामिल हैं। सफ़ीर मोहन कुमार भी इस ग्रुप का शामिल होंगे। तो पार्लिमानी जमातों के गैर मुल्की दौरे कल से शुरू हो रहे हैं। 21 मई से इन दौरों का आगाज़ हो रहा है और इसके बाद आप देखेंगे कि दौरे जाकर ख़त्म होंगे जून 5 को। दुनिया भर के अंदर ये बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किन के खिलाफ था और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया गया। इधर भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के बीच सबकी नजरें भारत पाकिस्तान की सरहद पर भी हैं। पंजाब में 3 मकामात पर परचम उतारने की अवामी तकरीब कल यानी बुध से 21 मई से दोबारा शुरू हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF ने एक बयान में ये जानकारी दी है कि अटारी वाघा सरहद पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कल से दोबारा शुरू होगी, लेकिन कुछ बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया था। BSF के जलंधर हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर के मुताबिक तकरीब मंगल से दोबारा शुरू होगी, लेकिन यह सिर्फ मीडिया वालों को शिरकत की इजाज़त यहाँ पर होगी और आम लोग बुध से इसका मुशाहिदा कर सकेंगे। आज यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई, लेकिन मुख्तसर थी, सिर्फ मीडिया वाले गए। कल आम लोगों को जिस पर पाबंदी आयद की गई है, हाथ मिलाने की रस्म अंजाम नहीं दी जाएगी। गेट्स दोनों तरफ से बंद रहेंगे और तकरीब शाम 6 बजे होगी। इस बीच 18 हुसैनीवाला और सादकी में रोज़ाना शाम के वक्त मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम को 20 मई यानी आज से आवाम के लिए खोल दिया गया है। लेकिन बीटिंग रिट्रीट तकरीब जिस दौरान BSF के जवान पाकिस्तानी रेंजर्स से मुसाफा करते थे वो नहीं होगा। झंडा उतारने के अमल के दौरान गेट नहीं खोले जाएंगे जैसा कि पहले ऐलान के मुताबिक होता था और अहदेदारान ने वाज़ेह किया कि BSF के जवान अवाम की मौजूदगी की परवाह किए बगैर हर रोज़ परचम जो झुका रहे हैं। और 8 मई को BSF ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ का हवाला देते हुए इस तकरीब के लिए 3 मकामात पर अवाम के दाखिले पर पाबंदी लगाती थी। इससे पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में
दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को जब निशाना बनाया था 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ नहीं होती थी, मुतासिर हुई थी। अब जाकर दोबारा कल से शुरू होगी। आज मीडिया वाले तो कल आम लोगों को इक्का दुक्का इजाजत मिल सकती थी, लेकिन चूंकि गेट बंद है फिलहाल, वो पहले वाला प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, इसलिए तब्दीली मुकम्मल तौर पर कल से आपको अटारी वाघा सरहद पर नजर आएगी। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी खबर इस वक्त है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। 2 बड़े अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं, तबादले हुए हैं और तकर्रियां की गई हैं। इसकी तस्दीक खुद एक हुक्मनामे के जरिए की गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर सिविल हुकाम में गुज़श्ता दिनों तबादले और तकर्रियां अमल में लाई गई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले एक और हुक्मनामा जारी हुआ। 2 सीनियर अफसरान SGM गिलानी और आलोक कुमार को नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं। महकमा दाखिला ने 2 सीनियर IPS अफसरान के तबादलों और तकर्रियों के अहकाम जारी किए हैं। फौरी असर से SGM गिलानी IPS, जिनको खुसूसी DG कोऑर्डिनेशन पुलिस हेडक्वार्टर मुकर्रर कर दिया गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक, जिसमें 1994 IPS बैच के अफसर जम्मू कश्मीर पुलिस में हाउसिंग कॉरपोरेशन का चार्ज संभाले रहेंगे और गिलानी के पास कमांडेंट जनरल होमगार्ड, सिविल डिफेंस और SDRF जम्मू कश्मीर का इजाफी चार्ज भी था। इसके अलावा ये चार्ज अब आलोक कुमार को दिया गया है, जो IPS 1997 बैच के ऑफिसर हैं। डायरेक्टर J&K फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जिनको कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस का चार्ज संभालने के लिए अब कहा गया है। इस हुक्मनामे में नई जिम्मेदारियां इसके मुताबिक दे दी गई हैं। इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के मौजूदा डायरेक्टर तपन कुमार डेका की मुलाजमत में भी मजीद 1 साल की तौसी कर दी गई है। मरकजी काबीना की तकर्री कमेटी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो या IB के डायरेक्टर के तौर पर तपन कुमार को IPS की सर्विस में 1 साल की तौसी को मंजूरी आज दे दी। ज़िमन में वजारत अमला, अवामी शिकायत और पेंशन, महकमा अमला और तरबियत की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में बताया गया कि मौजूदा इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन कुमार डेका की मुयाद अब 30 जून 2025 से आगे अगले अहकामात तक जो भी पहले हो जारी रहेगी। ये तौसी ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1958 के FR 56D और रूल 16(1)(a) के दफात में नरमी के तहत की गई है, जिसकी मंजूरी मरकजी काबीना की जानिब से दी गई है। जम्मू कश्मीर में सरहदी इलाकों का मुसलसल जहां पर उमर अब्दुल्ला की सरकार जायजा ले रही है, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शुमाली कश्मीर का गुज़श्ता दिनों दौरा कर चुके हैं। अब वो सरहदी इलाकों में राजौरी पुंछ के अंदर नजर आएंगे और भारी नुकसान जिन इलाकों में हुआ है सूरत हाल का जायजा लेंगे। मनोज सिन्हा कल खित्ता पीर पंचाल का दौरा करेंगे। ज़मीनी सूरत हाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जायजा लेना है। गोलाबारी से मुतासरा इलाकों में वो जाकर ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेंगे। इस वक्त की सूरत हाल पर उन्हें खित्ते के अंदर अफसरान ब्रीफ करेंगे और इस बीच मुतासरा खानदानों से भी वो मुलाकात करेंगे। इस तरह की इतलात हैं। राजौरी, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, सावजिया, मंडी, शाहपुर सेक्टर और आसपास के इलाकों में, राजौरी, लाम, नौशहरा, इन इलाकों में भी लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शहर पुंछ और राजौरी शहर पर भारी शेलिंग सरहद पार से हुई है, जहां पर 20 से ज़्यादा अमवात हुई दोनों अजला के अंदर। इसके बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इधर गुज़श्ता दिनों करना, टंगधार, किरण आसपास के इलाकों में, मुतासरा इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर जा चुके हैं। मकामी इंतजामिया के साथ एक मीटिंग भी की थी। खबर है कि कल भी एक मीटिंग पीर पंचाल खित्ते के अंदर हो सकती है। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी पर ज़रूर बात हो रही है, लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर भी कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से मुतासरीन से मुलाकात की जाएगी। कोई मखसूस ऐलान उनकी जानिब से किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी मुतासरीन की माली मदद या बाज़ाबादकारी के हवाले से इक़दाम उठाने की पहले ही यकीन दहानी करा चुकी है। ये 7 तारीख के बाद होने वाले ऑपरेशंस या उसके बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर पहली मरतबा इस खित्ते में जाएंगे, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के दौरे आज दिन भर भी जारी रहे और इससे पहले वज़ीर आला भी इस खित्ते के अंदर जा चुके हैं।
इधर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर 9 हमलों से 7 पीर पंचाल रेंज के जुनूब में वाक़े इलाकों से किए गए, यानी 9 में से 7 हमले राजौरी पुंछ के पहाड़ी सिलसिले से सरहद पार हुए और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मौसर तरीके से तबाह किया गया। इस बीच आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाली ये कार्रवाइयाँ जो माजी में भी होती नहीं, लेकिन इस बार ज़्यादा मौसर कार्रवाइयाँ नजर आईं और इसकी तस्दीक खुद फौज की जानिब से भी आज की गई। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाली कार्रवाइयों में किसी तरह का नुकसान फौज को नहीं उठाना पड़ा। पाकिस्तानी फौजियों के हौसले भी इससे टूटे और इस वक्त सरहद पर चौकसी ज्यादा बरती जा रही है। फौज अलर्ट मोड पर है, कोई हरकत हो तो उसका जवाब देने की तैयारी की जा रही है। पुंछ ब्रिगेड के कमांडेंट ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को खबरदार किया कि दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का उसकी सरजमीन पर जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौजियों के हौसले बुलंद किए हैं। सरहद पर चौकसी बरकरार उनके मुताबिक रखे हुए हैं। पाकिस्तान के जवाबी हमलों में शहरी और फौजी इलाकों को निशाना बनाया गया। इससे फौज को तो कम लेकिन शहरियों को ज्यादा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौर में पुंछ ब्रिगेड सबसे ज्यादा सरहद पार से होने वाली कार्रवाई का सामना कर रही थी और जवाबी कार्रवाइयां मौसर अंदाज में की गई। शहर पुंछ को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया और आर्टिलरी के जरिए जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाइयां हुई हैं और पाकिस्तानी फौज की दर्जनों फॉरवर्ड पोस्ट को उड़ा दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और पहली तस्वीर में आपने देखा मुख्तलिफ फॉरवर्ड पोस्ट जो पाकिस्तान की या अगली चौकियां थी उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया गया। Punch Brigade was engaged in intense and continuous operations during Operation Sindoor to blunt and respond to the unprovoked aggression by Pakistan across the line of control. We did not wait to react, but we prepared to respond. And to that extent, I will say that Punch Brigade was not a part but the heart of Operation Sindoor. Pakistan's sponsored terror strike at Pahalgam was met with a calibrated response from the Indian Army, initially focusing solely on terrorist infrastructure. The Army struck with unmatched precision and purpose. 6 of the 9 critical terrorist targets struck were opposite Punch, Rajouri and Akhnur, and these were neutralized effectively that night. Only when the Pakistan Army escalated by indiscriminately targeting civilian areas did the Indian Army decisively shift to hitting their military targets. As the enemy unleashed a new threat of swarm drones, it was the Army air defense that truly emerged as the shining shield, demonstrating exceptional skill, resilience, and cutting-edge coordination to intercept every aerial menace, safeguarding our troops and territory with unwavering vigilance and valor. If I have to sum it all, the Pakistan Army losses were not just in numbers, but in morale and initiative. Today, they have lost their credibility before their own nation. So far, we have inputs of imposing heavy numbers in fatal and non-fatal casualties upon the enemy. And the numbers are still adding up with each passing day, as our intelligence agencies are on the job to corroborate and verify these inputs. Operation Sindoor is not over. It only remains suspended for the time being. And therefore, the Indian Army remains alert, ready, and if challenged again, we will respond yet again, not with words, but with fire and resolve of the nation. सरहदी इलाकों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और शदीद बमबारी में सरहदी जिला पुंछ और राजौरी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, लेकिन पुंछ के अंदर पुंछ ब्रिगेड मुसलसल और मुश्किल ऑपरेशंस में सबसे आगे थी और शामिल रही। ये कार्रवाई लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत के जवाब में की जाती रही और किसी भी तरीके से फौज की जानिब से इंतजार नहीं किया गया और जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की एक अहम बुनियाद
और दिल होने का काम करते थे। फौज की जानिब से इसकी भी तस्दीक की गई। मुख्तलिफ इलाकों से ये वीडियोज़ फौज की जानिब से जारी किए गए, जहाँ पाकिस्तानी फौज अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे भागने की कोशिशों में मसरूफ़ थी। इस दौरान उन्हें फ़िज़ाई हमलों का भी सामना करना पड़ा और भारी आर्टिलरी शेलिंग भी हुई, जिससे इन फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तानी फ़ौज के एहलकार मारे जाने की तस्दीक हुई है। पुंछ ब्रिगेड सबसे बड़ी ब्रिगेड्स में से एक है, जो पीर पंचाल के जुनूबी हिस्सों में जब जब कार्रवाइयाँ हुई हैं तब सबसे ज़्यादा सरगर्म रही है और कलीदी किरदार रहा है। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है, शुरुआती कार्रवाई के बाद फौजी एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। जय हिंद। आप जो यहाँ देखेंगे उसमें शायद रडार की चमक या टैंकों की विशालता ना हो, लेकिन यही वो जमीन है जहाँ असली लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। मशीनें नहीं बल्कि इंसान लड़ते हैं, संकल्पित, अडिग और निडर। जय हिंद दोस्तों। तकनीक युद्ध भूमि को आकार देती है, लेकिन जीत हिम्मत से ही मिलती है। हम वो लोग हैं जो केवल लड़ते नहीं, सहते भी हैं। सर्दी, भूख, अकेलापन और हर वक्त मौत का खतरा, और फिर भी हर दिन डटे रहते हैं ताकि देश चैन से सो सके। जय हिंद, जय भारत। यहाँ अगर कोई घायल होता है तो डॉक्टर तक पहुँचाने में कई घंटे लग सकते हैं, वो भी अगर मौसम और दुश्मन की गोलीबारी इजाजत दे। हर निर्णय, हर कदम, हर बहादुरी, ये सब व्यक्तिगत होता है, तुरंत और जान को जोखिम में डालकर होता है। यहाँ कोई बैकअप नहीं होता है, बस हौसला होता है। जय हिंद, जय भारत। इधर भारतीय फौज ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करना लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी देसी दिफाई टेक्नोलॉजी तैनात कर रखी है, जहां से हर जवाबी कार्रवाई की गई है। फौज के तोपखाने ने जहां भारी भरकम गन्स या तोपखानों से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, पाकिस्तान ने जब जब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, मौसर जवाबी कार्रवाई इन इलाकों से की गई। टंगधार, करना और केरन के इन सरहदी इलाकों में भी जहां जहां फौज है, ऑपरेशन सिंदूर में सरहद पार दहशतगर्दी के ठिकानों को या दहशतगर्दों को निशाना बनाना बुनियादी मकसद था, वो कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया। और फौज के मुताबिक इस नए रडार सिस्टम से आर्टिलरी शेलिंग या फिर फायरिंग इतनी दुरुस्त थी कि दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और जज्बात की बगश्त करते हुए एक और फौजी अफसर ने कहा कि इनका बुनियादी काम दुश्मन की अगली चौकियों को निशाना बनाना था, जो दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और दरअंदाजी को सपोर्ट मुसलसल कर रहे थे, और दुरुस्ती के साथ उनको बेअसर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत फौज के मुताबिक उनका काम और मिशन वाज़ेह था। दुश्मन की फॉरवर्ड पोस्टों को बाद में निशाना बनाया गया जब बिलाश्तियाल फायरिंग हुई, लेकिन बुनियादी मकसद सरहद पार बैठे दहशतगर्द, उनके लॉन्चिंग पैड्स को ख़त्म करना, दरअंदाजी की हिमायत करने वालों को ख़त्म करना और सही निशाने और सटीक अहदाफ तक पहुंचना उनका बुनियादी मकसद था, जिससे दुश्मन को बेअसर और कमज़ोर किया गया। फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नज़दीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह जो पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे, उनका सर्विलेंस फीड इंटीग्रेट किया और एक स्क्रीन पे हमें प्रेजेंट किया, जिससे कि हमें पता लग सका कि किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर एडी कमांडर बैठा था, वह डिसीजन ले पा रहा था कि किस डायरेक्शन से, किस बेयरिंग में, कितने रेंज पे कौन सा टारगेट, हॉस्टाइल टारगेट आ रहा है, और उसके अनुसार जो भी हमारे एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, एक सिस्टम 2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, उसके रेंज में आते ही यह सिस्टम उस टारगेट को डेलीगेट करता था और इंगेज करता था, और जितने भी एरियल टारगेट इस लोकेशन से ऊपर गए हैं, उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। तो ऑप सिंदूर में भी यह, जैसे कि मैंने बताया कि रिसेंटली इंडक्टेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, बेल ने बनाया हुआ है, और इसकी जो बैटल फील्ड टेस्ट होनी थी वो हो गई है और उस पर ये बहुत खरा उतरा है। तो यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्शन में एक बहुत ही बड़ा
कदम। इसे इंडिया के बेल द्वारा अपग्रेड किया गया है, जिसकी मदद से इसके पास खुद का इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से ये दिन और रात दोनों ही समय में किसी भी टारगेट को इंगेज कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जो भी एरियल टारगेट्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स इसके सामने आए हैं, इसने उन सभी को बखूबी से इंगेज किया है और मार गिराया है। थैंक यू। इस वक्त आप कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। आपके सामने मेरे बाएं तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की लीपा वैली है, जिसमें जाने माने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स जैसे कि लीपा, लुपगिरान, चननिया, नौकोट, घीकोट और खराजना मौजूद हैं। आप सामने की चोटियों पर दुश्मन की पोस्ट का डिप्लॉयमेंट और उनसे आई बॉल टू आई बॉल 100 से 150 मीटर की दूरी पे अपनी फौज की तैनाती को भी देख सकते हैं। 7 मई रात 2025 तकरीबन 2:30 बजे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इस सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट ने हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों पर भारी तादाद में आर्टिलरी, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स का फायर शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो कि 24 घंटे ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझने के लिए रेडी रहती है, हमने दुश्मन की इस गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया और अगले 3 दिनों की घमासान फायरिंग में दुश्मन की कई पोस्ट को बर्बाद करके उसके ट्रुप्स को भारी क्षति पहुंचाई। जय हिंद श्रीमान। मैं भारत पाकिस्तान की इस कशीदगी के दरमियान कई बड़े फैसले भारत सरकार की तरफ से हुए। 22 अप्रैल को होने वाले हमले के बाद 23 और 24 को जाकर कुछ बड़े फैसले हुए और सीसीएस की मीटिंग में सबसे पहला फैसला 5 बड़े फैसलों में था इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि को सबसे पहले मुअत्तल करना। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी या IWT को आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने के फैसले के बाद शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में वाक़ तवील अरसे से तातुल का शिकार तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट वुलर बैराज को दोबारा बहाल करने की तैयारी भी शुरू कर दी है और दूसरी जानिब जम्मू के अंदर रणबीर कैनाल को भी 60 से 120 किलोमीटर तक का उसका दायरा बढ़ाने या फिर कुशादगी का काम शुरू करने की तैयारी की गई है ताकि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। सरकारी हुकाम ये बताते हैं कि इस इकदाम से वादी कश्मीर में वादी के अंदर ख़ास तौर से तुलबुल बैराज से पानी की दस्तियाबी, बिजली की पैदावार और नेविगेशन के शोबे में नुमाया बेहतरी की तवक्को है। ये मनसूबा जो दरियाए जहलम के किनारे वुलर झील के दहाने पर सोपुर के नज़दीक वाक़ है, इब्तदाई तौर पर 1980 की दहाई में तजवीज़ किया गया था ताकि पानी के बहाव को मुनज़्ज़म किया जा सके और सरहदी इलाकों ख़ास तौर पर उड़ी में वाक़ पन बिजली मनसूबों के लिए मुस्तकिल आबी वसाइल फराहम हो सके। सरकारी ज़राए ये बात भी बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का तकरीबन 90% काम 2016 तक मुकम्मल हो चुका था, ताहम पाकिस्तान की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त एतराज़ात के बायस काम रोकना पड़ा। पाकिस्तान ने इसे पानी ज़ख़ीरा करने वाला मनसूबा करार दिया जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, जिसके बाद काम यहाँ पर तातुल का शिकार हुआ। ताहम भारत ने मुस्तक़बिली में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महज एक नेविगेशन लॉक है जो आर्टिकल 9 के तहत जायज़ है और मरकज़ी हुकूमत अब इस प्रोजेक्ट को एक सरकारी हाइड्रो पावर कंपनी के सपोर्ट करने का इरादा भी रखती है ताकि वहीं से काम दोबारा शुरू किया जा सके जहां ये काम छोड़ा गया था। सरकारी ज़राए ये भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने ताज़ा तरीन तफसीलात तलब कर ली हैं ताकि एक मुकम्मल बहाली मनसूबा तैयार किया जा सके और सरकार में बैठे सीनियर अफसरान इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं कि उन्होंने सिर्फ तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि उन दीगर मंसूबों को भी बहाल करना शुरू कर दिया है या काम शुरू कर दिया गया है जिन्हें पाकिस्तान के एतराज़ात की वजह से रोका गया था। तुलबुल मंसूबा 1984 में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया था। मंसूबे के तहत 439 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी बैराज तामीर की जानी थी जिसके पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 0.30 मिलियन एकड़ फीट MF बताई जाती थी, लेकिन इसका मकसद बिलखुसूस ख़ज़ां और सर्दियों में दरियाए जहलम के पानी के बहाव को बरकरार रखना था और पानी की सतह ख़तरनाक हद तक कम भी हो जाती ताकि आसपास जो भी आबादी है वो तूफ़ानी सूरत हाल में नुकसान न उठाए। लेकिन साल 1985 था जब पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ात के बाद काम रोक दिया गया और 1986 में इस्लामाबाद ने यह मामला इंडस वाटर कमीशन में उठाया जिसने बाद में 1987 में
तमाम तामीराती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन ने साल 2010 में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में इस मंसूबे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की थी और वो कहते हैं कि 2016 तक मंसूबे पर 90% काम मुकम्मल हो चुका था। वो भी 1980 की लागत से काफ़ी कम खर्च बताया जाता है। ताहम बाद में हुकूमत ने इस मंसूबे को बगैर किसी वजह के बंद कर दिया। तकरीबन 2 बरस बाद नामालूम दहशतगर्दों ने इस प्रोजेक्ट के लिए तामीर करदा बांध पर ग्रेनेड से हमला किया। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताज मोहिउद्दीन गुज़श्ता दिनों ये भी बता रहे थे कि ये मंसूबा कश्मीर के मफाद में है और इसे मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। उड़ी में कायम 3 पनबिजली मंसूबे गर्मी में तो मुकम्मल सलाहियत के साथ काम करते हैं, मगर सरमा में पानी की कमी की वजह से इनकी पैदावार 20% से भी कम हो जाती है और माहिरीन ये मानते हैं कि तुलबुल बैराज इन मौसमी उतार चढ़ाव को मुतवाज़न या बैलेंस बनाने में मददगार साबित हो सकता है, जिससे साल भर बिजली की पैदावार मुमकिन बनाई जा सकती है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बहाली कश्मीर के लिए न सिर्फ इक्तिसादी लिहाज से एक मुस्बत कदम हो सकता है, बल्कि ये इंडस वाटर ट्रीटी पर नई सिफारती सिमत का भी इशारा देता है। और उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों हुकूमत क्या कर सकती है एक ट्वीट के जरिए इसकी अक्कासी भी कराई थी और उनके उस ट्वीट पर साबिक रियासती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जब बैक टू बैक ट्वीट आया और मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी के वो वज़ीर आला है, तो साबिक वज़ीर आला या पहली खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी एतराज़ात और कुछ सवालात उठाए थे। भारत सरकार का मौजूदा रवैया इस बात की गमाजी करता है कि वो अब मुआहिदे की एकतरफा नफाज से तंग आ चुकी है और मुल्क के मफाद को तरजीह देने के लिए तैयार है। अगरचे पाकिस्तान के मुसलसल इस मौक़िफ़ पर कायम है कि तुलबुल स्ट्रक्चर एक ज़ख़ीरा अब स्टोरेज फैसिलिटी है जो इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता, लेकिन नई दिल्ली का मौक़िफ़ है कि एक नेविगेशन लॉक है जिसका मकसद साल भर आबी नकलो हमल और पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करना या रखना है और ये मुआहिदे के आर्टिकल 9 के तहत बिल्कुल जायज़ है। मंसूबा भारत और पाकिस्तान के दरमियान बरसों जारी रहने वाले जामे मुज़ाकरात के 8 कलीदी मौज़ूआत में शामिल था। ताहम तवील गुफ्तो शनीद के बावजूद इस मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका और पिछले दिनों आपको ये भी याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के इस फैसले के बाद या जो कुछ हुआ उस पर सवालात कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की। इन सब के दरमियान हमने ये भी देखा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हुकूमत अपने हिसाब से कार्रवाइयाँ अंजाम देने की कोशिशें कर रही थी या इक़दाम कर रही थी और भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती भी आमने सामने आए और गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा भारत के साथ इस मुआहिदे को बहाल करने की बात करने की कोशिश ज़रूर की। ताहम भारत सरकार के मुताबिक जिस ट्रीटी को एबियंस में रखा गया है या जो मुआहिदा मुअत्तल हुआ है उसको फ़िलहाल बहाल करने का कोई इरादा भारत सरकार नहीं रखती, यानी अपनी मर्ज़ी से पानी छोड़ेंगे और अपनी मर्ज़ी से देंगे। इसलिए पाकिस्तान को ज़हनी तौर पर भी मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए तैयार रहना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात सरहदी अजला की करते हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की वफद ने पुंछ, सुरनकोट और दीगर कई इलाकों का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा अफराद से मुलाकात की, नुकसान का उन्हें जायज़ा लिया। सुरनकोट और पुंछ में जम्मू कश्मीर असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की क़यादत में बीजेपी के 5 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफद जो आज दोपहर पहले सुरनकोट फिर पुंछ पहुंचा। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से मंदिर, गुरुद्वारों और मसाजिद को पहुंचने वाले नुकसानात का भी उन्होंने जायज़ा लिया और इसके बाद वफद ने उन घरों का दौरा किया जहां पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में लोग शहीद हुए। शोहदा के अहले खाना से मुलाकात करके अपनी हमदर्दी और ताज़ियत का उन्होंने इजहार किया। वहीं उनने इस बात की तस्दीक की कि वो मुतासरा इलाकों के मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत के सामने कुछ सिफारिशात रखेंगे ताकि मरकज़ी मुआवनत के बाद कम से कम मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराहम हो सके और बाज़ाबादकारी के लिए इक़दाम हो सकें। इसके लिए उनकी जानिब से कोशिश होगी। जिस प्रकार से अभी इन लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं फुली रेस्टोर करना, और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि उस तरीके की फंडिंग प्रोवाइड की जाए किसी भी इंडिविजुअल को वो दोबारा से अपने मकान को वापस रेस्टोर कर पाए। हम रिकमेंड कर रहे हैं जितने भी स्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं फुली पार्शली, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई बिजनेस कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई स्ट्रक्चर है, ऐसे लोगों के लिए कोई पैकेज आए वो हम रिकमेंड करने जा रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग जिनके घरों में जाने गई है उनको जॉब देना, नौकरी देना। ये मेरी कल भी बात एलजी महोदय से भी हुई है, कल मेरी होम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है। तो हमारा मकसद जो है कि इन लोगों को फुल्ली वापस उस स्टेज पे लाना जहाँ से इनका सारा दबाव हुआ है। हमारे 3 वफद 2 पहले आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के,
और हमारे लोकल यूनिट जो है, हम इसको सियासत नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी यहाँ पे थे सब लोगों ने मिलजुल के इस घड़ी में जो है एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया है और आगे भी हम यही अपेक्षा करते हैं। तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी और हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ये फैसला किया और 5 लोगों का वफ्द जो हमारे विधायक हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री सुनील शर्मा जी, हमें ये हदायत हुई कि आप पूरे बॉर्डर पर राइट फ्रॉम लखनपुर के पास हरिये चक है जिसको बिबिया बॉर्डर आप कहते हैं, वहां से लेके और टंगदा, रूड़ी और मच्चेल तक हमने जाना है। इधर रुकने असेंबली राजौरी इफ्तिखार अहमद ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों का दौरा किया, जहां आवाम को होने वाले नुकसान का तफसीली जायजा लिया और मौजूदा वक्त में मकामी इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात पर भी उन्होंने ब्रीफिंग ली। तारीख में पहली बार मुंतखब होने के बाद कोई लीडर इन दूर दराज इलाकों के अंदर पहुँच रहा है, जहाँ पर रुकने असेंबली ने आवाम को यकीन दहानी कराई कि वो उनकी मुश्किलात में हमेशा उनके साथ हैं और जो भी लोगों को इस वक्त मुश्किलात हैं उनका अजाला करने के लिए मरकज़ की और यूनियन टेरिटरी की हुकूमत के साथ इफ्तिखार अहमद के मुताबिक इकदाम उठाए भी जाएंगे और इन मामलात को हल करने की कोशिशें भी तेज़ की जाएंगी। गुलिस्तानी नुमाइंदा जमशीद मलिक इस मौके पर मौजूद थे, जिन्हें कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली राजौरी इफ्तिखार अहमद से सरहदी इलाके के अंदर बातचीत की। हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर कशीदगी, और इस कशीदगी की सबसे ज़्यादा मार झेलने वाले लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग। उस वक्त से जब इस मुल्क की तकसीम हुई और उसके बाद इन लोगों ने पाकिस्तान की शेलिंग से लगातार ये मुतासर होते रहे, और आज रुकन असेंबली राजौरी लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे पर हैं, जहाँ वो आवाम से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें भी सुन रहे हैं। आज अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर दोबारा मुश्किल हालात काफ़ी, खास करके इन लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों की बात करें, क्योंकि मुल्क की तकसीम के बाद ही इन पर तशद्दुद ये करके पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और लगातार शेलिंग की जा रही है। क्या क्या डिमांड्स आज लोगों ने आपके सामने रखी? देखिए, सबसे पहले मैं इस कौम को सल्यूट करता हूँ, बेडर हुब्बुल वतनी का जज्बा जिस कौम में है। सरहदों की हिफाजत हमेशा यही कौम करती है फ़ौज के साथ मिलकर। जब भी कोई भी सरहद में कुछ भी हलचल होती है, सबसे पहले यही लोग मुतासिर होते हैं, लेकिन इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। हमेशा ये फ़ौज के साथ मिलकर इन सरहदों की हिफाजत करते हैं। मैंने जब से ये हालात ख़राब हुए, पहलगाम का हमला हुआ, मैंने यहाँ का विज़िट किया था और यहाँ इन लोगों के मुश्किलात और मसाइल सुने थे। लेकिन फिर जब जंग हुई और जंग में जिस तरीके से शेलिंग हुई, उसके बाद आज मैंने ज़ीरो लाइन का ये बॉर्डर एरिया है, चाहे वो रट्टल हो, बसाली हो, ये एरिया लोग, इनका जो यहाँ का टूर किया मैंने और यहाँ के जो मुश्किलात हैं उनको सुना है। लोगों के काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि सरहद पे कोई भी हलचल होगी, छोटी सी फायरिंग होगी तो ये लोग इफ़ेक्ट होंगे। तो बंकर की इनकी बहुत बड़ी डिमांड है और मैंने इनको कहा है, आज मैंने कहा है कि हम चलास पंचायत में 7 वार्डें हैं, 7 वार्डों में हर वार्ड में एक कम्युनिटी बंकर मैंने आज बोला इनको अनाउंस करेंगे। और यहाँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर कहीं है तो वो इन इलाकों में कम्युनिटी बंकर की ज़रूरत है और इंडिविजुअल बंकर भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने हम दे सकते हैं। और दूसरा, यहाँ रोड का इन्होंने मुतालबा किया, रट्टल बसाली रोड। जब मैं PMGSY का सर्वे चल रहा था, मैंने ये सर्वे किया और यहाँ प्रायोरिटी में मैंने पहले नंबर पर रट्टल बसाली रोड को भेजा है और मुझे उम्मीद है वो जल्द ही अप्रूव्ड हो गई है। अभी उसका भी टेंडर लग जाएगा और ये मामला भी इनका हल हो जाएगा। यहाँ चलास बॉर्डर एरिया है, इनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए बीमार कोई हो जाता था, कोई शेलिंग में ज़ख्मी हो जाता था, वो तो जब तक रजौरी हॉस्पिटल पहुँचता तब तक उसकी डेथ हो जाती थी। मैंने एक एम्बुलेंस परसों ही यहाँ भेजी है और यहाँ एम्बुलेंस आ गई है। अब एटलीस्ट अगर कोई दिक्कत आएगी तो ये पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं PHC चटियार या रजौरी में। बॉर्डर के लोगों के साथ हमेशा मैं खड़ा हूँ। इन लोगों ने हमेशा 70 साल से इनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ और इनके बीच में हूँ। इनका प्यार जो इन्होंने दिया, हमेशा इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। और इन्होंने आज भी कहा कि आप पहली बार यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ आया, पहले MLA जो है वो यहाँ आया है। तो मैं
इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप में से हूँ। आपने भी कोई प्यार में कमी नहीं छोड़ी तो मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा इनके जो भी मुतालबात होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग हुबुल वतन हैं, इसलिए कि आज पहली बार शहर के लोगों ने शेलिंग देखी और शहर खाली हुए। ये बरसों से शेलिंग देखते हैं, आज तक अपना घर बार नहीं छोड़ा। एक चीज़ और इन लोगों ने देखी है, इन लोगों की तरफ से एक मांग और बात आई सामने कि जिस तरह पानी की किल्लत का एक मामला है, उसके बाद जो एक कम्युनिटी बनाई गई है जो जल जीवन शक्ति में इनकी वो इंक्वायरी करेगी, उसके मेंबर भी हैं आप, और लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग, जिस तरह इन्हें पानी की किल्लत के बारे में भी आपको बताया, इसके हस्ल के लिए क्या कहोगे? देखिए, ये तो बड़ी मुश्किल हालात में रह रहे हैं। रोड की कनेक्टिविटी इनके पास नहीं, बिजली की इनको दिक्कत है, पानी इनके पास नहीं है। ये सारे मुतालबात मैंने सुने हैं। जहाँ तक पानी का मामला है, जल जीवन मिशन, मैं उस कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई क्या क्या काम का हुए नहीं हुए, उसका मैं मेंबर हूँ। हमारी 22 तारीख को मीटिंग है श्रीनगर असेंबली हॉल में, पहली मीटिंग है। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भाई पानी क्यों नहीं यहाँ है, और यहाँ भी इन लोगों का पानी का मुतालबा है, उसको भी मैं हल करूँगा। एज असेंबली मेरा ये MLA, एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, मेरा ये फ़र्ज़ है इनके इन मुतालबात को सुनना। तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर इनके जो भी मसले हैं वो हल करने की कोशिश करूँगा। इधर जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ की जानिब से मौलाना गुलाम कादिर की सदारत में एक अहम तकरीब का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें पुंछ में हालिया गोलाबारी से मुतासर अफराद को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करने का काम आज किया गया। इस तकरीब की ख़ास बात यह थी कि इसमें तमाम मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की, जिससे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इंसानियत से मोहब्बत की बेमिसाल या मुजाहिरा देखने को मिला। इस मौके पर सिविल सोसाइटी पुंछ के कई अरकान या मुअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद रहे और जामिया ज़ियाउल उलूम की इस फलाही इक़दाम को तमाम हलकों में सराहा जा रहा है। मौलाना गुलाम कादिर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वक्त मुत्तहिद होने और इंसानी हमदर्दी का सबूत देने का है। उनके मुताबिक तमाम गैर सियासी तंजीमों से अपील है कि वो आगे आएँ, गोलाबारी से मुतासर ख़ानदानों की माली तौर पर इमदाद की जाए और इसमें कलीदी किरदार तंजीमें अदा करें। जामिया ज़ियाउल उलूम का ये इक़दाम मुतासर ख़ानदानों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ है और मुआशरे में अख़ुव्वत, इंसानियत नवाजी, भाईचारे और खिदमत खल्क़ की रोशन मिसाल कायम करती है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों मुतासरा इमारतों या ढांचों में से एक जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ भी है, जहाँ पर मौलाना या कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान की तरफ से होने वाली शदीद गोलाबारी से शहीद हो गए थे। जो एक रिलीफ कैंप लगाया गया, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम उन लोगों के दुख दर्द में शरीक हो सके, उनके साथ खड़े हो सके जो इस दौरान या तो ज़ख्मी हुए या जिनके मकान डैमेज हो गए। तो हुकूमत जो है वो भी अपने सतह पर आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर ही रही है और वो भी कंपनसेशन दे रही है। जो हमारी NGOs हैं या फलाही तंजीमें हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, ये बहुत ही नाजुक वक्त है हमारे समाज पर, क्योंकि हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है और इस मुश्किल दौर से जिस तरह हम बच के बाहर निकले हैं, एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इस वक्त माली एतबार से बहुत परेशान है। बहुत से लोगों के घर डैमेज हो गए और इतने ख़तरनाक तरीके से डैमेज हुए हैं कि शायद बनने में उनको अब 10 साल लगेंगे, और कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ लोगों ने अपने प्यारे खो दिए। तो आज के इस रिलीफ का एक मकसद था कि जैसा कि जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ का एक रिवायती पहचान रही है कि जब भी समाज पर कोई मुसीबत आई है, मुश्किल घड़ी आई है, तो जामिया ज़ियाउल उलूम जो है वो सामने आता है और ऐसे गरीब लोगों तक अपने दोस्तों की मदद से तावन पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा हज 2025 के हवाले से करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक और नया शेड्यूल सामने आया और जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने श्रीनगर से 25 मई 2025 से शुरू होने वाली हज चार्टर्ड परवाज़ों के नज़रसानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और रिवाइज शेड्यूल में या जो फ़्लाइट शेड्यूल्स का मकसद उन आज़मीन हज को एडजस्ट करना है जिनकी असल परवाज़ें मुलतवी कर दी गई थी, और हज कमेटी की तरफ से जारी करदा सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नज़रसानी शुदा तारीखों का इतलाक़ इब्तदाई तौर पर 7 और 12 मई 2025 के दरमियान तयशुदा परवाज़ों पर होता है और मुतासरा आज़मीन के लिए नई परवाज़ के ज़रिए सफ़र
25 मई से 31 मई तक रहेगा। और कमेटी ने मजीद वाजे किया है कि हज हाउस बिमना श्रीनगर में आज़मीन को उनके मुतल्लिका रिपोर्टिंग के औकात से आगाह करने के लिए जल्द ही एक अलहदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर कशीदगी के बायस परवाजें मुलतवी करनी पड़ी थी। अब 7 तारीख को जो परवाज़ जानी थी वो 25 तारीख को जाएगी। जो परवाज़ 8 तारीख को जानी थी वो 27 मई को जाएगी। 9 तारीख को जो परवाज़ मनसूख करनी पड़ी थी वो 30 मई को जाएगी। और इसी तरीके से 10 मई 2025 को जो परवाज़ जानी थी वो 30 मई 2025 को जाएगी। और 31 मई को आखिरी परवाज़ होगी जो 11 मई को जानी थी। यानी 7 से 12 मई तक परवाज़ें जो मुतासिर हुई थी उनका नया शेड्यूल आ चुका है। नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 12 तारीख को जो परवाज़ें थी मनसूख करनी पड़ी थी वो भी 31 तारीख को जाएंगी। इसके लिए बाज़ाब्ता ऐलान जम्मू कश्मीर में हज कमेटी की जानिब से कर दिया गया। नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले सामने आ चुका है। इधर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वस्ती ज़िला गांदरबल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने बाकुरा में एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी इफ्तिताह किया, जिससे ज़ायद 4,000 लोगों के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनेगी। वज़ीर आला के मुताबिक इस तरह के इकदाम सब के लिए बुनियादी सहूलियात और मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। दौरे के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में वेटनरी अस्पताल का भी संगे बुनियाद रखा, जो देही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम कदम है। गांदरबल में खुसूसी तकरीब के दौरान जिस्मानी तौर ख़ास अफराद में स्कूटीज़ भी तकसीम की गई। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर तालीम सकीना ईतो, महकमा जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली अमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। इस बीच आज मुतल्लिका अफसरान के साथ उनने गांदरबल के अंदर एक मीटिंग की भी सदारत की। आइंदा दिनों में माता खीर भवानी में आने वाले श्रद्धालुओं या अकीदतमंदों के लिए होने वाली तैयारियों का भी जायज़ा लिया और यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायज़ा लेने के साथ अफसरान को मौके पर हिदायत दी गई। मुकम्मल रिपोर्ट के साथ मोहम्मद सलीम वानी। सीएम उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल के दौरे पे पहुंचे और साथ साथ गांदरबल में पूरे जिला तरक्याती कामों का जायजा भी लिया और उनके साथ साथ जो अगले महीने खीर भवानी मेला होने जा रहा है उसका भी जायजा लिया। और पूरी तरह से खीर भवानी में मेले में जितने भी अफसरान साथ थे उनको ये हिदायत दी गई कि अगले महीने जो खीर भवानी मेला हुआ है उसमें पूरी तरह से तैयारी की जाए। और साथ साथ आप देखें कि किस तरह यहाँ पे इस टाइम उमर अब्दुल्ला भी पूरी तरह से अपने अफसरों के साथ, अपने कैबिनेट कुलीग्स के साथ, जावेद अहमद डार साहब, सकीना ईतो जी, एडवाइजर नासिर असलम वानी साहब भी उनके साथ है। और पूरी तरह से आज गांदरबल जिले में खीर भवानी मेला या सफापुरा बिल्डिंग या पांदच बिल्डिंग या बाकी सारे जो दीगर तरक्याती कामों का इनाग्रेशन भी हुआ है और खीर भवानी माता खीर भवानी का अगले महीने में जो स्टार्ट होने वाला है उसका भी जायजा लिया गया है। सरमाई जोन के स्कूलों के क़ाते-कार में तब्दीली का मुतालबा मुख्तलिफ जोन्स के अंदर जोर पकड़ने लगा है। सरहदी ज़िला पुंछ के सुरनकोट जोन में भी तलबा ने महकमा तालीम से मुतालबा कर दिया है कि गरमाई जोन की तरह सरमाई जोन में भी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल टाइमिंग तय की जाए ताकि शदीद गर्मी और लू से बचने में मदद मिल सके। तलबा के मुताबिक सख्त गर्मी की वजह से 9 बजे के करीब स्कूल जाना नहायत दुश्वार हो रहा है और उनके मुताबिक मौजूदा स्कूल टाइमिंग से न सिर्फ सेहत मुतासिर हो रही है बल्कि तालीमी सरगर्मियाँ और कारकर्दगी भी जिस पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इधर वालिदैन ने भी इस मुतालबे की हिमायत करते हुए कहा कि शदीद गर्मी में बच्चों को स्कूल भेजना ख़तरनाक साबित हो रहा है, ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों में जहाँ सफरी सहूलियात भी महदूद हैं और ऐसे में औकात कार में तब्दीली की मांग बच्चों की जानिब से की जा रही है। मैं गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा टाइम है जो वो 10 से 4 बजे है। बच्चे काफ़ी दूर से सफ़र करके स्कूल आते हैं और सुबह जो है धूप की वजह से काफ़ी गर्मी होती है तो बच्चों को चक्कर आने, काफ़ी बच्चे हैं जो वो मतलब बीमार हो जाते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि हमारा टाइम चेंज किया जाए। जब हमारा टाइम 8 से 2 बजे तक हो जाएगा तो हम सुबह ठंडे मौसम में स्कूल आ पाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि वो जो है वो हमारा टाइमिंग जो है वो चेंज करें,
क्योंकि मैं जब घर से आता हूँ तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो इस वक्त सबसे खास दिक्कत है वो इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस इस वक्त हमारे मोड़ाबछाई के हमारे सुरनकोट के अंदर है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ दोबारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस तरह जो है वो हमारे समर जोन का जो जम्मू के अंदर जो है वो टाइम चेंज हुआ है, इसी तरह जो है हमारा विंटर जोन का टाइम भी चेंज हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सुबह जो है वो 10 बजे हमारा स्कूल लगता है। हम दरोगिया से आते हैं, जिसकी वजह से सुबह गर्मी बहुत होती है और बच्चों को सफ़र करना पड़ता है बहुत कुछ। सुबह जब असेंबली होती है उसमें बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। जो थोड़े वीक बच्चे हैं वो बेहोश भी हो जाते हैं। और उसके अलावा जो रिसेस होती है जब, तो बच्चों को धूप बहुत होती है, उसमें वो खेलते हैं, उसमें भी बच्चे सफ़र करते हैं। कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं और कुछ को तो अभी हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता है और नाक से खून भी आता है। और मेरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि जो हमारा स्कूल टाइमिंग है वो चेंज किया जाए, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक किया जाए, जिसकी वजह से ये होगा कि जो बच्चे हैं वो ये गर्मी है, बढ़ती गर्मी है, इससे सफ़र नहीं करेंगे। शुमाली कश्मीर की तरह वस्ती कश्मीर के इलाकों में भी चेरी पूरी तरीके से तैयार है और चेरी तोड़ने का सीजन भी शुरू हो चुका है। ताहम हालात ने काश्तकारों को मुतासिर कर रखा है। चेरी के काम से वाबस्ता काश्तकारों के मुताबिक अप्रैल माह में होने वाली बारिशों से फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। गांदरबल जिले में भी सैकड़ों खानदान पके हुए फल चुनने और पैकिंग में मसरूफ हैं। ताहम इस बार सयाहों की तादाद में कमी और मकामी और कौमी दोनों बाजारों में कम मांग की वजह से भी कीमतें गिर गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बागबान और बुनियादी अखराजात की वसूली के लिए परेशान हैं। गांदरबल के काश्तकारों ने हुकूमत से जहां मदद की अपील की वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मकामी और कौमी बाज़ारों में गिलास की कम मांग और भारत पाकिस्तान कशीदगी से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिनका चेरी एक तरह से ज़रिया मुआश है। वादी कश्मीर में चेरी फल को दरख्तों से उतारने का काम इस वक्त जारी है, शद्दोमद से चल रहा है और वादी के शहर देहात के बाज़ारों में इस फल के डिब्बे मेवा दुकानों की जीनत बने हैं। वादी में चेरी की फसल मई के वस्त में ही तैयार होकर बाज़ारों में पहुंच जाती है और माह जुलाई के वस्त में इसका सीज़न रहता है। चेरी एक हसास फल है जिसकी उम्र इंतहाई महदूद होती है। काश्तकारों के मुताबिक फसल तैयार होने में काफ़ी अखराजात हो रहे हैं और मज़दूरों, दवापाशी, खाद पर जितना खर्चा आता है इमसाल इसकी भरपाई होना भी मुमकिन नहीं है। और सयाहों की वादी कश्मीर से पहलगाम में अफसोसनाक वाक़े के बाद वापसी से भी इनका काम मुतासिर हुआ है। फ्रूट का जो टाइम है ये फर्स्ट ये चेरी चल रहा है, तो हमारी अव्वल नंबर चेरी जो है वो तैयार हो गई है। लेकिन वो डॉट की वजह से और जो ओलों की वजह से और बारिश की वजह से, ठंड की वजह से जो है इसमें काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है हमें। और यहाँ से रेट का भी काफ़ी कम आ रही है। मंडी में बेचते हैं तो वहाँ से रेट कम आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन की वजह से जो ये हालात चल रहे हैं आजकल, इसमें टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं। गिलास जो है ये हमारा खासकर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, अनंतनाग साइड में, इन्हीं कश्मीर में ही ज़्यादा बिक्री होता था, तो वो बिल्कुल कम हो रहा है और टूरिस्ट की वजह से जो है ये बिल्कुल कम बिक रहा है और रेट भी आज डाउन है। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी असर पड़ा, कम नहीं बिल्कुल बहुत असर पड़ा इससे। जो हमारा गिलास का चेरी का जो एक ही डब्बा था वो जाता था 300-350 रुपये, आज जाता है 100-150 रुपये, वो भी बड़ी मुश्किल से, और उस पर ज़्यादा उससे खर्चा है। तो टूरिस्ट की वजह से ये बिल्कुल असर पड़ा कि माल जो है वो बिल्कुल कम बिक्री हो रही है। और आप देख रहे थे पिछले 10 दिन से पहले ओले पड़ रहे थे, अल्लाह ताला का भी कहर था और जो हालात की वजह से ये खराबी हुई है उसकी वजह से हमारा काम टूरिस्ट के साथ चलता था। और लोकल टीवी जो श्रीनगर से लोग आते थे उनके पास भी पैसा होता था, वो आते थे हमसे फरोशते थे। जब हम 100-150 रुपये का डब्बा बेचता था, आज हम 100 रुपये का डब्बा बेचते हैं। हमें मतलब नुकसान ही नुकसान है। अब हम कुछ भरपाई कर रहे हैं, जो मतलब हमारा नुकसान है उसका भी भरपाई नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल बहुत असर पड़ गया कि हम इसलिए तो परेशान हैं, इसकी वजह से हम भी मतलब हमारे नसीब में यही लिखा है कि अब आप देख रहे हैं हमारा काम सिर्फ चेरी और स्ट्रॉबेरी का होता है, और जो ओले पड़े उसकी वजह से भी, और ख़ास तौर पर जो असर पड़ा है जो हिंदू पाक का ये जो आपस में ये तनाव जो लगा है, इसकी वजह से हमें काफ़ी दुश्वारों का। रामनगर बस स्टैंड में जाम मुसाफिरों और आम लोगों के लिए बाइस मुसीबत बन रहा है और इस जाम की सबसे बड़ी वजह बस स्टैंड के गिरदोनवा में कायम गैर कानूनी पार्किंग या अलग अलग मकामात पर गैर कानूनी तरीके से खड़ी की जाने वाली गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को कई तरह की मुश्किलात हैं। इंतज़ामिया ने पहले ही वार्निंग जारी करके तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ देर बाद सड़क पर दुकानदारों ने दोबारा कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और गैर कानूनी पार्किंग भी मुसीबत का सबब बनी है। इस बीच बाज़ लोगों ने तो
मुस्तकिल तौर पर टीन शेड भी इलाके में बना रखे हैं। सूरत हाल को संजीदगी से लेते हुए आज रामनगर म्यूनसिपैलिटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। टीम ने तमाम गाड़ियों को आज अपनी तहवील में लिया। टीन शेड और दीगर गैरकानूनी तामीरात को भी हटाया गया जहां मौजूद थे। म्यूनसिपल ऑफिसर्स के मुताबिक ये कार्रवाई अवामी सहूलत और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनने के लिए एक ज़रूरी कदम था। अवामी मकामात पर तजावुज़ात को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर दोबारा तजावुज़ात की गई तो अफसरान के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई रामनगर और गिरदोनवाह में होगी। हमने तो इनको बड़ी बार समझाया और बड़े तरीके से कि यहाँ पर रेडी जोड़ में चले जाओ जैसे पहले थे, लेकिन ये लोग मानते नहीं। गाड़ियों के बीच में रेडी लगाते हैं और लोग बड़े सफ़र हो रहे थे, गाड़ियाँ बीच में लोगों को एक्सीडेंट हो रहे थे रेडियो के कारण। तो इसलिए हमने आज शुरू की है थोड़ी मुहिम। अगर ये सब जगह रेडी जोड़ में चले जाए तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो सर क्या ये इसी तरह कंटिन्यू रहने वाला है? नहीं, कंटिन्यू करेंगे इसको। अगर लोग अपने रेडी जोड़ में चले जाते हैं तो फिर हमें इसको जहाँ स्टॉप कर। ज़िला रामबन के मेन कस्बे की वाहिद सड़क जो ज़िला अस्पताल को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के साथ मिलाती है की हालत बेहद ख़राब है, जिस पर लोग शदीद मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मकामी लोगों और दुकानदारों ने इंतज़ामिया और मुतलका हुकाम से अपील की कि इस सड़क की फौरी तौर ज़रूरी मरम्मत की जाए ताकि लोगों को अबूर मरूर में मुश्किलात से निजात मिले, जबकि अस्पताल पहुँचने वाले लोगों को, मरीज़ों या तीमारदारों को आसानी हो। अब यहाँ से कोई भी नई गाड़ियाँ आती है या पार्क लगती है गाड़ियाँ, कोई भी सब गाड़ियाँ यहाँ पे न्यू गाड़ियाँ सब टूट जाती है। और ये रोड की इतनी बुरी कंडीशन है, ये हॉस्पिटल रोड है, इसमें कोई देखता नहीं है। नहीं कुछ बहुत बार ऐसे वीडियो ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन तब भी किसी ने। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ से बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को चलने की, गाड़ियों की बहुत सारी गाड़ियाँ टूटती है यहाँ पे। बारिशों में क्या मसला? बारिशों में तो इधर बुरा खस्ता हाल हो जाता है। यहाँ पे जो नाले की तरह बन जाता है, मगर ये रोड है जैसे नाली की तरह बन जाता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कान पकड़ता हूँ इस रोड के बारे में हालात देख के। आप देखिए क्या हालत है इस रोड की। जो भी गाड़ी यहाँ आती है आवाज़ आती है ठक और गाड़ी नीचे से टूट जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन के मैक्सिमम मोस्ट ऑफ जो ऑफिसर हैं वो यहाँ से निकलते हैं। क्या डीसी साहब है, एडीसी साहब है, एसएचओ साहब है, एसएसपी साहब हैं, सभी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इस ये जो थोड़ा सा रोड है ना जो 100-150 फुट का, सर यहाँ पे इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो अब हम बताएं, हमें ये बताएं हम जाएं तो कहाँ जाएं। देखिए सर, हल्की सी बारिश भी होती है ना, हल्की सी बारिश, मैं भारी बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, 200 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बारिश कर रहा हूँ। हल्की बारिश भी होती है तो यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है बच्चों का। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो साइड से ऐसे अपनी यूनिफॉर्म को ना थोड़ा ऐसे ऊपर कर देंगे तो वैसे बच के निकलते हैं यहाँ से सर। और छींटे इसकी जो जैसे ही गाड़ी आती है तो जंप के साथ जो छींटे पड़ते हैं ना साइडों में, दुकानदारों के दुकानों में छींटे पड़ते हैं। और जो यहाँ पे कस्टमर होते हैं वो भी कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो ये है इस रोड की हालत सर। और ये कम से कम म्यूनसिपल कमेटी वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए इनको। इसका डीपीआर भी आ गया है और 37 लाख का डीपीआर है इसका। तो इसको हम जो हमारा जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग विंग है तो उसके साथ मिलकर हमने डीपीआर बनाया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पानी का ज़्यादा फ्लो है तो उसके कारण क्या होता है कि शुमाली कश्मीर की लाडोरा सोपुर में एक निजी ट्रस्ट की जानिब से आज आंखों की तकलीफ में मुब्तला अफराद के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान ट्रस्ट की जानिब से लगाए गए कैंप में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली कसीर तादाद में या मरीज़ या लोगों की जानिब से शिरकत की गई जिनका मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक वो गांव-गांव जाते हैं और इस किस्म के कैंप मुनक़िद करते हैं ताकि गरीब आवाम को तिब्बी सहूलियात आसानी से मिल सके और आँखों की बीमारी में मुब्तला अफराद का मुफ्त मुआयना उनके इलाके में पहुँच कर किया जा सके। कैंप में आए हुए लोगों ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के कैंप मज़ीद आने वाले दिनों में मुनक़िद होने चाहिए ताकि गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को उन इलाकों में फ़ायदा मिले जहाँ पर इनके लिए अस्पतालों में भी माहिर डॉक्टरों की कमी है और कई मरतबा इन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। आज यहाँ आई कैंप कर रही है। जिन लोगों को कैटराइंग है, आंखों है, उनको जमा करके कल बस गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में उनको ले जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ उनको फ्री लेंस लगाएंगे और पिक एंड ड्रॉप भी फ्री। और बाकी कल का दिन का जो जितना भी मेडिसिन होगा उनको वो हम उनको वाहेंगे। तो क्या इनमें दिक्कत बहुत सारे खासकर लेडीज़ में दिक्कत है, आंखों की दिक्कत है, आंखों में कैटराइक है, इनको है बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स में उनको बुजुर्ग लोगों को है
और मैंने कहा कि ये स्कूल है, स्कूल के बच्चों को भी देखना है, इन बच्चों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सब कुछ हम देख रहे हैं, जिनको जो ज़रूरत है वो हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। यहाँ ही हम नहीं कैंप करते, मैं तो हर एक जगह जाके करती हूँ, फार फ्लंग एरियाज में जाके करती हूँ। अभी ये आपको पता है यहाँ जो क्या कहते हैं इसको, बांडीपोरा साइड है, वो गाँव पता ऊपर है वो गाँव, तो वहाँ से हम करके आए, आई के फोन करके आए। यहाँ छोटी पथरी है, यहाँ बाबा ऋषि, वहाँ भी करके आए हैं। मतलब हर जगह जाती हूँ मैं, सर्दियों में भी और गर्मी में भी ये करते हैं। तो आपको नशा वशा सारा कुछ मत करो, क्योंकि ये सब बेफजूल चीज़ है। हमेशा अपनी सेहत पर ध्यान दो, अपनी आँखों पर ध्यान दो, क्योंकि और डस्ट में चले जाते हैं काम करके। यहाँ तो खासकर जो गाँव में होती है, ज़मींदारी होती है, यहाँ ज़मीन का काम करना ही होता है इनको, तो ज़मीन में जब ये काम करते बेचारी तो इनको गर्दा तो आ ही जाती, डस्ट तो आंखों में आ ही जाती है। इसलिए इनको हम यही कहते हैं कि चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और प्रोग्राम।